आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं ऋग वैदिक कालीन समाज। इससे पहले जो भी टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया जा रहा है, उसको भी देख और समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग तो विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप सभी से बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऋग वैदिक कालीन समाज। ऋग वैदिक कालीन समाज पितृ सत्तात्मक था। ऋग वैदिक कालीन समाज कैसा था? आपका पिता के थ्रू वंश चलता था, उसको पिता ही कंट्रोल करता था, उसी को हम लोग पितृ सत्तात्मक बोलते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या था? परिवार था। उसका मुखिया यानी कि समाज का मुखिया कुलपति होता था। समाज का मुखिया कौन होता था? कुलपति होता था। कुलपति का परिवार पर नियंत्रण एवं प्रभाव रहता था। परिवार पर किनका नियंत्रण और प्रभाव रहता था? कुलपति का। ऋग वैदिक कालीन परिवार संयुक्त होते थे। ऋग वैदिक कालीन के जो परिवार थे, ऋग्वेद में जो भी परिवार होते थे वो संयुक्त रूप से रहते थे। कई पीढ़ियों तक परिवार के बंधु बांधव साथ रहते थे। उन्हें नप्त्री कहा जाता था। जो भी परिवार एक साथ रहते थे उनका बंधु बांधव, उसे क्या बोलते थे हम लोग? नप्त्री। ऋग्वेद में सौवीर पुत्र की कामना का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सौवीर की कामना का उल्लेख मिलता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ऋग्वेद में सवीर का मतलब क्या होता है? आपका पुत्र होता है। माता को गृह स्वामिनी माना जाता था। माता को गृह स्वामिनी माना जाता था एवं उसे पूर्ण अधिकार एवं सम्मान प्राप्त था। विवाह के लिए स्त्रियों को पिता की अनुमति लेना आवश्यक था। विवाह के लिए स्त्रियों को पिता की अनुमति लेना आवश्यक था। वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिला निम्नलिखित है। वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिला निम्नलिखित है। विश्वतारा, विश्वपला और घोषा। विदुषी महिला कौन है? आपका विश्वतारा है, विश्वपला है और घोषा है। स्त्रियों को संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं होता था एवं उन्हें पुरुषों के संरक्षण में रहना अत्यावश्यक था। ऋग वैदिक संस्कृति में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग वैदिक संस्कृति में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तत्कालीन संस्कृति में नियुक्ति की व्यवस्था प्रचलित था। तत्कालीन संस्कृति में नियुक्ति की व्यवस्था प्रचलित था। वैदिक कालीन समाज में विवाह एकात्मक होते थे। वैदिक कालीन समाज में विवाह एकात्मक होते थे। राजकुमारों के लिए बहु विवाह का भी प्रचलन था। राजकुमारों के लिए बहु विवाह का भी प्रचलन था। बाल विवाह प्रचलित नहीं था। बाल विवाह प्रचलित नहीं था। ऋग वैदिक संस्कृत में वधू मूल्य एवं दहेज दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। ऋग वैदिक संस्कृति में वधू मूल्य एवं दहेज दोनों प्रथाएं क्या थी? प्रचलित थी। स्त्रियों कन्याओं को शिक्षा, कबीलों की सभाओं एवं समितियों तथा राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार था। स्त्रियों और कन्याओं को आपका शिक्षा, कबीलों की सभाओं एवं समितियों तथा राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार था। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, तथापि स्वयंवर प्रथा अस्तित्व में नहीं था। उस समय आपका स्वयंवर प्रथा अस्तित्व में नहीं था। आर्यों की प्रारंभिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर निष्पादित हुआ था। इस काल में प्रमुख 3 वर्ग है। आर्यों को आपको शुरू में वर्गीकरण किया गया था वर्ण
और कर्म के आधार पर। इन्हें 3 वर्ग है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ग है जो कि डिवाइड किया गया था वर्ण और कर्म के आधार पर। तो आइए देखते हैं इसको। वैदिक काल में ब्राह्मण एवं क्षत्रियो को राजन्य कहा जाता था। ब्राह्मण एवं क्षत्रियो को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? राजन्य कहा जाता था। सामान्य लोग वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते थे। सामान्य लोग किस वर्ग में आते थे? वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते थे। अनार्यों के आर्यों में समाहित कर एक नए वर्ण का उदय हो चुका था जिसे शूद्र कहा जाता था। अनार्यों को आर्यों में समाहित कर एक नए वर्ण का उदय हो चुका था जिसे शूद्र कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति निम्न तरीके से हुई है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में है आपका वर्ण के बारे में किससे संबंधित है? आपका 10वें मंडल से, और आपका निम्न तरीके से उत्पत्ति हुई है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति। ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा की बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा की बाहु से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय की हुई है। और ब्रह्मा की जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा की जंघा से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य की। ब्रह्मा के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के पैर से किसकी उत्पत्ति हुई है? शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद में दास एवं दस्यु के साथ आर्यों के संघर्ष का उल्लेख प्राप्त है। आर्यों का संघर्ष ज्यादातर किससे होता था? आपका दास और दस्यु के साथ। विद्वान इतिहासकारों के अनुसार दास या दस्यु भारत के निवासी थे। इतिहासकारों के अनुसार दास और दस्यु कहाँ के निवासी थे? आपका भारत के निवासी थे। वैदिक काल में धनी वर्ग रखते थे। वैदिक काल में धनी वर्ग दास रखते थे। आर्थिक उत्पादों में दासों से कोई संबंध नहीं था। आर्यों का वर्ण गौर था। आर्यों का वर्ण कौन सा था? गौर था। वैदिक कालीन मूल निवासी काले रंग के थे। वैदिक कालीन जो मूल निवासी थे वो काले रंग के थे। वैदिक कालीन कबीलाई समाज 3 भागों में विभक्त थी। वैदिक कालीन कबीलाई समाज कितने भाग में विभक्त थी? आपका 3 भाग में। पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित, तीसरा प्रजा। 3 भाग में आपका वैदिक कालीन कबीलाई जो समाज थी 3 भाग में विभक्त थी, जो कि पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित, तीसरा प्रजा। आर्यों का भोजन क्या था भाई? अनाज, दूध, फल एवं मांस होता था। आर्यों का भोजन अनाज, दूध, फल एवं मांस होता था। सूरा और सोमरस का प्रयोग भी आर्यों द्वारा किया जाता था। सूरा और सोमरस का प्रयोग भी आर्यों द्वारा किया जाता था। वैदिक कालीन लोग कमर के नीचे बांस एवं कमर के ऊपर अधिबास वस्त्रों का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। वैदिक कालीन लोग कमर के नीचे क्या इस्तेमाल करते थे? बास। कमर के ऊपर क्या इस्तेमाल करते थे? अधिबास। और इसे दोनों इस्तेमाल करते थे, स्त्री और पुरुष। स्त्रियां कच्छू की नीवी पहनती थी। स्त्रियां क्या पहनती थी? कच्छू की, जिसे हम लोग नीवी पहनती थी। नीवी कहते हैं कच्छू की के। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब वैदिक काल में संबंधित जो शब्द है कच्छू की किससे है? अर्थात नीवी से है। इस काल में सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। रंगने काशीदकारी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। रंगने और काशीदाकारी की प्रक्रिया आपका प्रारंभ हो गई थी। बाल संवारने की विभिन्न कलाओं का विकास हो चुका था। आर्य पुरुष स्त्रियां नूपुर, हार,
कुंडल आदि आभूषणों का प्रयोग करते थे। रथ दौड़, नृत्य गान, धूत क्रीड़ा वैदिक कालीन मनोरंजन के साधन थे। रथ दौड़, नृत्य ज्ञान, धूत क्रीड़ा वैदिक कालीन मनोरंजन के साधन थे। आर्यों के घर लकड़ी, बांस एवं फूस से बनाए जाते थे। आर्यों के घर किससे बनता था? लकड़ी, बांस एवं फूस से बनाए जाते थे। उन्हें ईंटों का ज्ञान नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन में पूछ दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे देगा। लकड़ी, बांस, फूस और ईंट, इसमें से आर्यों का ज्ञान किसका नहीं था? तो आपको आर्यों का ज्ञान, ईंटों का ज्ञान नहीं था। आर्यों के पास ईंटों का ज्ञान नहीं था। जड़ी बूटियों, जादू टोना का प्रयोग बीमारियों से मुक्ति के लिए किया जाता था। जादू टोना का प्रयोग बीमारियों से मुक्ति के लिए किया जाता था। बड़ों का सम्मान, अतिथि सत्कार, दान आदि पर आर्यों का प्रबल विश्वास था। बड़ों का सम्मान, अतिथि सत्कार, दान आदि पर आर्यों का प्रबल विश्वास था। मृतकों के दाह संस्कार की परंपराएं विद्यमान थी। मृतकों के दाह संस्कार की परंपराएं विद्यमान थी। तत्कालीन विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था, जहां पर ब्राह्मण शिक्षक होता था। तत्कालीन विद्यार्थी, उस समय के जो विद्यार्थी थे, कहाँ शिक्षा प्राप्त करता था? गुरुकुल में। और उस समय शिक्षक कौन थे? ब्राह्मण शिक्षक होता था। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे वैदिक साहित्य से ही, जिसका टॉपिक का नाम है ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। थैंक यू।